इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पढ़ा रही हूँ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या दशाएं होती हैं या इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनकर आता है स्टूडेंट। तो चलिए मैं समझाती हूँ आप लोगों को। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता का जो अर्थ है वह बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या विशाल होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं और क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है और किसी भी फर्म का कीमत पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट, पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है वह ऐसा बाजार होता है जिसमें खरीदने वालों की और बेचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और वस्तुएं जो होती हैं वो समान मिलती हैं। जिस तरह से हम एक दुकान पर जाते हैं, जिस दुकान से हम वो सामान खरीद रहे हैं वही सामान हमें दूसरी दुकान पर भी मिल जाता है। तो ऐसा बाज़ार यानी कि जिसमें वस्तुएं समरूप होती हैं वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाज़ार। फिर इसके बाद क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाज़ार की पूरी जानकारी होती है, यानी कि क्रेता को ये मालूम होता है कि किस रेट पर कौन सी वस्तु मिल रही है और वो वस्तु कहाँ पर मिल रही है, और विक्रेता को इस बात की जानकारी होती है कि कौन सा दूसरा विक्रेता उस सामान को कितने रेट पे बेच रहा है और मैं उस सामान को कितने रेट पर बेच सकता हूँ। तो इस तरह से क्रेता और विक्रेता को बाज़ार की पूरी जानकारी होती है। और उसके बाद किसी फर्म का कीमत पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि विक्रेता की जो फर्म होती है उस फर्म पे कीमत यानी कि प्राइस लेवल का कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि इसमें कीमत जो होती है हर वस्तु की समान होती है। जैसे कि अगर हम सपोज़ रिन साबुन खरीद रहे हैं या फिर किसी इसी से रिलेटेड कोई और दूसरी वस्तु खरीद रहे हैं, तो रिन साबुन का जो मूल्य है वो 20 रुपये है, तो आपको वो हर दुकान पे 20 रुपये का ही मिलेगा। तो हर सामान की कीमत तय होती है, इसमें फर्म का कीमत पे कोई नियंत्रण नहीं होता और वो कीमत इस तरह से तय की जाती है कि मांग और पूर्ति द्वारा कीमत को तय किया जाता है कि उसकी डिमांड कितनी हो रही है तो हम इस रेंज पर उस वस्तु को रखेंगे, और उसकी पूर्ति कितनी है। पूर्ति मीन्स ये होता है सप्लाई, जैसे कि किसी का स्टॉक ज़्यादा है और किसी का स्टॉक कम है। जब किसी वस्तु का स्टॉक ज़्यादा होता है तो वो वस्तु हमें सस्ती मिलती है, और किसी वस्तु का स्टॉक जब कम होता है तो वो वस्तु हमें महंगी मिलती है। तो मांग और पूर्ति के द्वारा ही कीमत का निर्धारण किया जाता है। फिर आगे समझते हैं हम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कीमत का निर्धारण जो होता है वो फिक्स होता है, और इसमें प्रत्येक फर्म को यानी कि सभी फर्मों को कीमत को स्वीकार करना पड़ता है और इसी कीमत पर ही अपने उत्पाद को वो कितनी भी मात्रा में बेच सकता है। और ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता की बाज़ार कौन सा बाज़ार होता है, इसमें कौन सी मांग होती है, वो होती है पूर्णतः लोचदार मांग। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में पूर्णतः लोचदार मांग होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया है मांग की लोच, उसमें मैंने आप लोगों को पहला जो श्रेणी है वो बता दी थी पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग वह होती है जिसमें कीमत जो होती है स्थिर रहती है और मांग घटती और बढ़ती रहती है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी डायग्राम द्वारा समझा दे रही हूँ। ये है हमारा डायग्राम, जिसमें नीचे वाला जो लाइन गई है वो है एक्स अक्ष और ऊपर वाली लाइन है ये है वाई अक्ष। यहाँ 0 से डिफाइन करते हैं, नीचे वाली लाइन को एक्स अक्ष को हम डिमांड से डिफाइन करते हैं और वाई अक्ष को हम प्राइस से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा प्राइस है, यानी कि कीमत जो है वो स्थिर है और मांग अभी इतनी चल रही थी। इस वस्तु की कीमत इतनी है अभी और इसमें कोई भी यानी कि बढ़ना नहीं हो रहा है, कोई भी घटना नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड जो है उसकी उस वस्तु की बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो ऐसी वस्तुएं कहाँ मिलती हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में, जिसमें कीमत हर वस्तु की स्थिर रहती है और मांग घटती बढ़ती रहती है। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को समझा दिया है पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। चलिए अब हम पूर्ण प्रतियोगिता की यानी कि दशाएं या विशेषताओं को समझते हैं। ये है पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं यानी कि विशेषताएं। पहली विशेषता है वस्तु का समरूप होना। जैसा कि मैंने आप लोगों को अर्थ में बता ही दिया है कि वस्तुएं समान होती है।
पूर्ण प्रतियोगिता के लिए वस्तु का समरूप होना भी आवश्यक है। समरूप का अभिप्राय यानी कि वस्तु के गुणों का समान होना भी, और ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य भी समान रहता है और कोई भी क्रेता और विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम रिन साबुन खरीद रहे हैं तो उसका गुण वैसा ही होगा जो कि हम किसी दूसरी दुकान से रिन साबुन को खरीदेंगे तो उसका भी गुण बिल्कुल समान यानी कि इक्वल मिलेगा, ताकि कोई भी विक्रेता इस वस्तु की कीमत को चेंज ना कर सके। तो वस्तु का समरूप होना भी आवश्यक है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में या विशेषता में। नेक्स्ट है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होना। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, और यही बाजार तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं जो कि सामान को खरीद रहे होते हैं और विक्रेता होते हैं जो कि सामान को बेच रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, यानी कि फ्री एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ फर्म, यानी कि फ्री एंट्री होती है और एग्जिट होती है। यानी इस बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की बाज़ार की जो तीसरी महत्वपूर्ण दशा है कि किसी भी उद्योग में उद्योगपति को आने जाने की पूरी स्वतंत्रता होती है, और प्रत्येक उद्योगपति जो होता है अपना जो उद्योग चला रहा होता है उसको छोड़ सकता है अगर उसे लॉस हो रहा है, और वो किसी नए उद्योग को भी खोल सकता है जिसमें उसको मुनाफा हो। तो फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन यानी कि आना और जाना इसमें स्वतंत्र होता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है कि फ़र्म इसमें नहीं आ सकती है या कोई फ़र्म इससे नहीं जा सकती है। तो कोई भी जो विक्रेता है वो नई दुकान खोल सकता है और अपनी दुकान जिसमें उसे लॉस हो रहा है उसको बंद कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी विशेषता नंबर 4, क्रेताओं तथा विक्रेताओं को वस्तु की मांग और पूर्ति का पूरा ज्ञान होता है। यानी कि मैंने आप लोगों को इसका भी बता दिया है कि क्रेता और विक्रेता को बाज़ार की पूरी जानकारी होती है। उन्हें ये मालूम होता है कि कहाँ कौन सी वस्तु किस रेंज में मिल रही है, और इसी प्रकार विक्रेताओं को भी इस बात की जानकारी होती है कि कौन सा विक्रेता यानी कि कौन सा दुकानदार किस वस्तु को किस मूल्य पे बेच रहा है, और ऐसे में वस्तुओं का मूल्य भी प्रभावित नहीं होता। जैसे कि कोई दुकानदार है वो किसी वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा है, तो वही वस्तु दूसरी दुकान पे भी जाओगे तो आपको 10 रुपये में मिलेगी। तो क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तु की मांग और पूर्ति का पूरा ज्ञान होता है। नेक्स्ट नंबर 5, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो साधन होते हैं वो पूर्ण गतिशील होते हैं, यानी कि किसी भी साधन को बेरोक टोक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में लाया और ले जाया जा सकता है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ स्टूडेंट कि उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। उत्पत्ति के साधन होते हैं श्रम, पूंजी और भूमि। तो ये साधन जो होते हैं वो पूर्ण गतिशील होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है श्रम। यदि किसी उद्योग में उत्पत्ति के अकुशल साधन कार्य कर रहे हो तो उनके स्थान पर हम कुशल साधनों को भी लगाया जा सकता है। यानी कि अकुशल का मतलब ये है कि मशीनें और कोई श्रमिक अकुशल है तो उसके स्थान पर हम नई मशीनों का या नए श्रमिक को लाया जा सकता है। तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में साधनों में जो होती है वो पूर्ण गतिशीलता होती है। नेक्स्ट नंबर 6, यातायात लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एक दूसरे के समीप होते हैं, जिससे यातायात लागतों को महत्वहीन मान लिया जाता है और इससे बाज़ार में वस्तु की कीमत समान होती है। ये समझ में आ गया होगा कि यातायात लागतों की अनुपस्थिति की वजह से जो उत्पादक होते हैं वो एक दूसरे के समीप कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें जो भाड़ा दर होती है वो नहीं लगाई जाती किसी वस्तु पर, और हर वस्तु की जो कीमत होती है वो समान होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में यातायात लागतों की अनुपस्थिति होती है, यह एक विशेषता है उसकी। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं यानी कि विशेषताएं समझा दी हैं। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इस वीडियो को, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके मेरी क्लास का। और चलिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।